कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मास ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एक से दूसरी जगह सामान बदल जाएगा लेकिन टोटल मास उतना ही रहेगा। जैसे अगर मैं कहती हूं कार्बन प्लस O2 क्या बनाया, CO2। ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि इसका इसके बराबर होगा, इसका उसके, ऐसे नहीं। टोटल जितने भी रिएक्टेंट्स उनका सबका मास जो होगा वो, और टोटल जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसमें तो एक ही बना है, अभी मैं एक एग्जांपल और दिखाऊंगी तब देखते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं CH4 प्लस O2, तो ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O। अब ये क्या है, ये इन दोनों का जो टोटल मास होगा वो इन दोनों के टोटल मास के बराबर होगा। देखते हैं मास। मास क्या होता है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास एक एटम का मास जो हम लोगों ने लर्न किए हुए हैं, और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास। जितने भी एटम्स है सबको प्लस करेंगे। देखिए मैं करके बताती हूँ। कार्बन का मास होता है 12 प्लस O2, एक ऑक्सीजन का 16, मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर इज 8, एटॉमिक मास इज 16। कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2 हैं, तो मास कितना हो गया, 16 इंटू 2 दैट इज 32। टोटल कितना हो गया, 44। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ये कितना है, ये भी 12 प्लस 32 दैट इज 44। तो ये तो यहीं पे ओके हो गया, इसको हमें बैलेंस नहीं किया। हम लोग बैलेंस करते हैं ना केमिकल इक्वेशंस को, इसीलिए करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए। देखो यहां और देख लेते हैं। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 1 जा 4, प्लस प्लस होगा टोटल। O2 का कितना है 32, तो हमारे पास कितना हो गया मास, देखें 2 4 6 और 2 8 और ये 48। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो भाई 48 हो गया यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ देखते हैं यहाँ कितना हो रहा है। CO2 का हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना है 44, प्लस H2O का कितना है 2 हाइड्रोजन यानी कि 1 और 1 2, और ऑक्सीजन का 16, इसका मतलब 18। टोटल मास कितना हुआ यहाँ पे देखो, 8 4 12, 1 5 और 1 6 62 हो गया। अरे ये तो बराबर नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2। तो हम क्या करें इसको, अब बैलेंस हो गया। देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 4, नहीं बैलेंस हुआ। फिर क्या करें, अब हो गया बैलेंस। अब देखो मास कैलकुलेट करके, मीथेन का कितना हो गया, CH4 का हो गया आपका 16 प्लस O2, 32 पहले ही था, 32 2 जा 64, तो कितना हो गया 10 80, है ना। और इसका देखते हैं अब कितना हो गया, इसका 44 तो था ही था, प्लस 18 इंटू 2 36 आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया, 80 इज इक्वल टू 80। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स, पहली चीज। दूसरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब अभी बताती हूं आप लोगों को मैं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होंगे वो बनाने वाले एलिमेंट्स। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का कंबाइन हुआ। ठीक है, अब मैं पानी कहूं तुम्हारे को, एक नाले में से लेके आओ, झरने में से लेके आओ, एक हमारे घर के आरओ में से ले लो, एक समुद्र में से ले लो, क्या उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा H3O या HO2?
होगा तो वो कुछ और कंपाउंड होगा, वाटर नहीं होगा। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर बन रहा है, चाहे वो नेचुरली है, चाहे हम उसको सिंथेसाइज करें, मतलब लैब में बना रहे हैं, तो वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होगा, अदरवाइज वो एलिमेंट बनेगा ही नहीं। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम है, तो वो H2O बनाएगा ही नहीं, बिकॉज हाइड्रोजन का एटम कम पड़ गया। दैट इज नॉन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन में ही हमेशा कंबाइन होंगे, वो प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा। यही दो लॉ हैं आप लोगों के इसमें सिलेबस में। अब नेक्स्ट इसी में मैं डिस्कस कर लेती हूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम होता है एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख भी सकता है और नहीं भी। जैसे मान लो हीलियम का एटम है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, बिकॉज इसका आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ है, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही ये गेन करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो ये कैसे पाया जाता है? ऐसे इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है इस एटम की, मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाएगा। तो एटम को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, बट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में और मे नॉट बी पॉसिबल। तो मॉलिक्यूल क्या होगा? ये तो हो गया आपका एटम। मॉलिक्यूल किसी भी मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है, मे और मे नॉट की बात नहीं है। तो O2 ऐसे पाया जाता है, यस। O नहीं पाया जाएगा, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। H2N2, ठीक है। H2O ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वाटर का, पाया जाएगा। तो मॉलिक्यूल वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखो मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे हम। ये तो होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इस पे क्वेश्चन आता है आप लोगों का, कैसे आएगा अभी बताती हूं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब ये वो मॉलिक्यूल है जो एक ही तरह के एलिमेंट का है। जैसे मैंने अभी अभी बताया था H2, O2, N2, P4, S8, मतलब ये मॉलिक्यूल्स तो हैं लेकिन इनमें जो एटम्स हैं वो सिमिलर एलिमेंट के हैं, इसीलिए नाम क्या दिया? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड H2O, CO2, HNO3, H2SO4, बहुत सारे एग्जांपल्स। मॉलिक्यूल है, ये एक छोटे से छोटा मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो सिमिलर एलिमेंट के नहीं है, अलग अलग एलिमेंट है जो केमिकली कंबाइन हो गए हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसको हम कंपाउंड कहते हैं। समझ में आई आप लोगों को? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में एक और बात होती है जिसको हम कहते हैं एटोमिसिटी। इस पे क्वेश्चन आएगा, इसी में आएगा, ये इसमें नहीं है। एटोमिसिटी का क्या मतलब हुआ? एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना हुआ है, दैट इज एटोमिसिटी। जैसे अभी मैं इसको इरेज कर देती हूं यहां से। जो इनर्ट गैसेस हैं जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ये तो ऐसे ही पाए जाते हैं। एक ही एटम है तो हम इन्हें क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक। क्वेश्चन आता है गिव वन एग्जांपल ऑफ मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो एटॉमिक मतलब कितने एटम से मिलके बना हुआ है। अभी यहीं पे अगर O2 और N2 H2 बोलूंगी तो मैं क्या हो जाएगा? डाई एटॉमिक, मतलब दो एटम से मिलके बना हुआ है। अगर O3 कहूंगी तो वेरी नाइस, ट्राई एटॉमिक। अगर मैं P4S8 बोलती हूं तो क्या हो जाएंगे? ये पॉली एटॉमिक, जिसमें P4 टेट्रा एटॉमिक है, ये क्या हो गया? ऑक्टा, 8 एटम से मिलके बना हुआ है। इन्हें हम कहते हैं एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना एटोमिसिटी? इस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी क्या है? एसिड की क्या है? पॉली एटॉमिक है।
H2 की क्या है, डाई एटॉमिक है, और O3 की क्या है, ट्राई एटॉमिक है। इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है मुफ्त का, बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त के नंबर हैं अगर आप लोगों को बेसिक चीजें याद है तो। नथिंग इज टू बी लर्न, रटने की जरूरत ही नहीं है। नाउ आप लोगों को एटोमिसिटी भी करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आयंस। आयंस क्या होते हैं, अब आयंस को और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आयंस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और हम उनका नाम क्या देते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आयंस, आयंस वो स्पीसी होती हैं जब किसी एलिमेंट में से या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए या इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, तो उसमें उस केस में उसको हम कहते हैं आयंस। और 2 तरह के होते हैं ये, कटायंस एंड एनायंस। देखते हैं क्या होता है, कैसे लूज करेंगे गेन करेंगे। ये फ्री नहीं मिलते कभी भी, ये ना इन बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस में आयंस फ्री हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं अगर हम सॉल्यूशन में उनको डालें तो। कटायन जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड 281 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 282। अब एक एक करके मैं दिखाती हूँ, जैसे ये मान लो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बाहर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है कंप्लीट ऑक्टेट होने के लिए। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कोई भी स्पीसी तब स्टेट वो होती है, स्टेबल होती है, जब या तो उसके पास बाहर वाला उसका शेल कंप्लीटली फिल्ड हो। अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते तो वो कोशिश करते हैं या तो मेरा लूज हो जाए या मेरे को कहीं से मिल जाए। देखते हैं कैसे, लूज कौन करेगा गेन कौन करेगा, इसकी बात करते हैं। ये 281, इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन मिले या ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हो जाए। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको 7 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करना पड़ेगा उतने ही प्रोटॉन्स के साथ, तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। देखो क्या होता है, तो ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अभी इसके पास कितने प्रोटॉन है फिलहाल, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, तो चार्ज कितना है इसके पास, +11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास कितने हैं, दैट इज 11, यानी कि चार्ज -1, चार्ज -11, तो क्या हो गया 0। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो वही है +11, इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए 10, यानी कि -10, टोटल चार्ज क्या आ गया +1। तो इस केस में जब कोई एक सब्सटेंस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उस पर क्या आ जाएगा +1 चार्ज, क्योंकि चार्ज किसकी वजह से होता है, न्यूट्रलाइज क्यों हुआ होता है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रलाइज हो गया। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अभी इसके पास कितने प्रोटॉन है टोटल, +12, -12, इसके इलेक्ट्रॉन से चार्ज 0। लेकिन ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होल्ड नहीं हो पाएगा, तो ये क्या करेगा 2 लूज कर देगा। तो क्या हो गया चार्ज, देखना जरा बताना, +12 तो प्रोटॉन से तो लूज गेन होंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो टोटल चार्ज क्या आ गया +2। तो हम इसको क्या कहेंगे, मैग्नीशियम आयन, 2 पॉजिटिव आयन है, इस पे 2 चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं कटायंस। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो होते हैं कटायंस। बड़ा ही ये कैटायन और एनायन में बच्चे ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं। एक बड़ा लोकल तरीका बताती हूँ, उसका कोई लेना देना नहीं, साइंटिफिक नहीं है बिल्कुल भी। कटायंस, कट आयंस, कटा क्या, इलेक्ट्रॉन कट गया, जो कट गया तो क्या हो गया कैटायन, बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, इसको साइंस से मत रिलेट करना, याद रखने का तरीका है बस ये, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन कट गए, इसीलिए क्या हो गए कैटायंस। और इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, फिर अब तो एनायन ही बचा, तो वो क्या हो जाएंगे एनायन। कैसे कैसे नेगेटिव चार्ज आता है देखते हैं। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लूं मैं। कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 6। क्या करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करते नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ 2 रह जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है 8, स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अभी इसके पास +8 चार्ज है और 2 और गेन कर लेगा, अभी मतलब -8 है अभी फिलहाल,
तो टोटल चार्ज 0, लेकिन अगर ये गेन कर लेता है तो क्या हो जाएगा, ये +8 और ये -10, चार्ज कितना हो गया 2 नेगेटिव। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, O2 नेगेटिव। ध्यान देना, कैटायन को लिखते टाइम हम लोग बोलते टाइम भी वही नाम लेते जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, लेकिन एनायन का नाम क्या हो जाता है, आगे आइड लग जाता है, तो ये ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोराइड। हमेशा नेगेटिव आयन के आगे आइड लग जाता है, नाम बदल जाता है, और पॉजिटिव आयन का नाम सेम रहता है। ठीक है, ये हो गया आपके कैटायंस एंड एनायंस। इसी तरह से कुछ और आयंस होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद नहीं होंगे तो आप कभी भी फॉर्मूला बनाना नहीं जान पाओगे। पॉलीएटॉमिक आयंस मतलब जो एक से ज्यादा एटम, तरह के एटम से मिलके बने हैं, जैसे OH1 नेगेटिव, इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। ये आप लोगों के सिलेबस में है, बुक में है, याद कर लेना सारे के सारे आयंस। जैसे NH4 1 पॉजिटिव, अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस। ठीक है, आपका SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट, SO4 3 नेगेटिव, सल्फाइड, अच्छा सॉरी SO4 3 2 नेगेटिव, सल्फाइड। ठीक है, ऐसे ही PO4 3 नेगेटिव, फोस्फेट, नाइट्रेट। इस तरह के बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयन हैं जो आपके सिलेबस में, बुक में गिवन है, याद कर लो। इनकी खास बात हमें सिर्फ ये याद रखनी है कि इनका चार्ज याद होना चाहिए। अभी मैंने उल्टा लिख दिया था ना, ध्यान रहे, चार्ज हमेशा याद। इस पे एक नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी क्या हुई 1, जितना इस पे चार्ज है वही इसकी वैलेंसी होगी। 2 नेगेटिव है, इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव है, वैलेंसी 2। फोस्फेट मैंने बोला PO4 3 नेगेटिव, तो उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 3। ये इनकी वैलेंस, जो इन पे चार्ज है वही इनकी वैलेंसी है। जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन के साथ कंपाउंड बनाएगा, और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन के साथ बनाएगा। अब ये कैटायन और एनायंस भी आपस में कंपाउंड बना सकते हैं, या कैटायन और इनमें से, कैटायन पॉजिटिव है तो इनमें से किसी भी नेगेटिव के साथ वो कंपाउंड बना सकता है। एनायन पॉजिटिव के साथ कंपाउंड बना सकते हैं पॉलीएटॉमिक के साथ, या पॉलीएटॉमिक आपस में भी कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जुड़ के ही कंपाउंड बनेगी। ठीक है, वैलेंसी याद रहेगी। तो अभी मैं कंपाउंड भी बनाना सिखा देती हूँ आप लोगों को। कंपाउंड यानी कि किस तरह से कंपाउंड बनता है, उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अब देखो, ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला बहुत सीनियर क्लासेस के बच्चों को भी बहुत बार ये नहीं आता लिखना, क्योंकि 9th में बेसिक सीखा नहीं, फिर बाद में दिक्कत होती है बोलने में। देखो मैग्नीशियम, अच्छा चलो मैं कहती हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, नाम सुन के हमें ये लगा क्या है MgCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, लेकिन क्या है केमिकल फॉर्मूला सही है? बाई चांस ये तो सही हो गया, लेकिन ये तो सही नहीं है। इसको अगर हम MgCl2 लिखेंगे तो सही होगा। अब खाली नाम से हमें कैसे पता चलेगा भाई कहाँ पे हम 2 लिखें, कहाँ पे 3 लिखें, कैसे लिखें? अब जैसे एक और मैं ले लेती हूँ, चलो NH4 अमोनियम सल्फेट लिख लेते हैं, SO अमोनियम सल्फेट, ठीक है, NH4 2, ये हो गया एमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। हमें क्या मालूम भाई ये फॉर्मूला ऐसे कैसे लिखा जाएगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान बहुत है, इसमें कुछ नहीं रखना आप लोगों ने। देखती हूँ, बताती हूँ आपको कैसे लिखा है, हमने क्यों किया इसको। जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो जिस जिस चीज से मिलकर बना, जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्या क्या है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। नाम भी देखा ना, आयन के आगे किसके आगे, एनायन के आगे आइड लगा, क्लोरीन के आगे क्लोराइड लगा, ठीक है। हम इनकी वैलेंसी इनके नीचे लिख लेंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम का क्या है 282, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने हैं, अंदर से हमें कोई लेना देना नहीं। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 है तो, क्योंकि 5 अगर इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर तो वो क्या करेगा, 5 लूज नहीं करेगा, 3 गेन करेगा।
वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी होती है। बाहर एक है तो एक लूज करेगा, दो है तो दो लूज करेंगे, तीन है तो तीन लूज करेंगे, चार में शेयरिंग होती है, वो 10th में पढ़ेंगे, पांच है तो तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 8 बनाने के लिए, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, क्लोरीन का क्या होता है 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बाहर 7 है तो इसकी वैलेंसी 1। क्या हो गया ये, इनको अब हम क्रॉस कर देंगे, इसकी वैलेंसी इसके पास MgCl, इजी। और देखो चलो एल्यूमिनियम सल्फेट बोलती हूँ, एल्यूमिनियम Al सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन, याद करो कितना नेगेटिव चार्ज था इस पे, 2 नेगेटिव चार्ज था। जितना इस पे चार्ज होता है वही इसकी वैलेंसी, तो ये वहां वैलेंसी लिख लो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, 2 8 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब ये देखो ऐसे Al2, राइट। अब देखो SO4 जो है ये पॉलीएटॉमिक आयन है, मैं इसको SO4 ऐसे नहीं लिख सकती क्योंकि ये तो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा फिर, लेकिन ये तो टोटल दोनों के लिए। तो ऐसे में पॉलीएटॉमिक आयन का जब नंबर ज्यादा लेते हैं तो उसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चलो Mg वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड इज OH, एक नेगेटिव होता है तो इसकी वैलेंसी 1, क्या हो जाएगा इसका Mg, और क्योंकि हाइड्रोक्साइड एक से ज्यादा जा रहा है तो उसको क्या करेंगे ब्रैकेट में OH। क्लियर है, इसके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब इसमें परफेक्शन ला पाएंगे। केमिकल फॉर्मूला लिखना आ गया आप लोगों को, और नाम का मैंने बता ही दिया। पॉलीएटॉमिक आयन का नाम तो एज इट इज लिया जाएगा, जैसे ये क्या है हाइड्रोक्साइड नाम हमने याद किया था, सल्फेट है सल्फेट नाम याद किया था। कैटायन का नाम एज इट इज लेंगे, मैग्नीशियम कैटायन है तो मैग्नीशियम, एनायन के आगे क्या जुड़ जाएगा आइड, तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और अगर मैं चलो एक और कर देती हूं आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 1, तो क्या हो जाएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। समझ आ गया नाम कैसे देते हैं इनको और फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं है। एटॉमिक मासेस आपने याद किए हुए हैं, मॉलिक्यूलर मास मान लो H2O का, CO2 का हम कैलकुलेट करने चले। मैं एक दो ही एग्जांपल लेके चल रही हूँ ताकि, क्योंकि हम फास्ट सीरीज में चल रहे हैं, याद है ना रिवीजन सीरीज है। डिटेल्ड इन सबके वीडियोस मेरे चैनल पे है, अगर आप लोगों को डिटेलिंग में दिक्कत आ रही है तो वहां एक बार जाके देख लें। H2O 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक एटम पे कितना वो मास होता है हाइड्रोजन का 1, कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो कितने हो गए 18। इस मॉलिक्यूल का टोटल मास मतलब जितने एटम्स हैं, अभी तो वही बात हुई, एक गुलाब जामुन का डब्बा है, एक गुलाब जामुन का मास है 2 ग्राम और उसके डब्बे के अंदर कितने गुलाब जामुन है 10 है मान लो, तो टोटल कितना हुआ 2 10 20 ग्राम। यही वाली बात, ये डब्बा है जिसके अंदर एटम्स हैं, टोटल मास कितना होगा जितना इनके अंदर एटम्स हैं, ठीक है। CO2 का कैसे हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16, और क्योंकि 2 है तो 16 इंटू 2 32 और 12 44। इसको आगे हम लोग U लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, इसकी ये यूनिट है, ग्राम में नहीं है। कब, जब हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, हम खाली U लिखेंगे तो भी चलेगा, AMU होगा तो भी चलेगा, इसकी यूनिट है, ठीक है ये U। अभी थोड़ी सी देर में मैं मोलर मास कराऊंगी तब इस यूनिट के बारे में और बात करेंगे। ये एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ गया आप लोगों को। अब आता है इस टॉपिक का ही नहीं, केमिस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा जो है मोल कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल उसी पे बेस्ड होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट पे, और जिसको उसमें महारत हासिल है वो शानदार काम करेगा, और नहीं तो भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। है क्या, बहुत सिंपल चीज है, खामखा में क्लैरिटी ना होने की वजह से कंफ्यूज रहते हैं। मैं कहूं 1 डजन, मालूम है
12 आर्टिकल्स। फर्क पड़ता है क्या? मैं 1 डजन अगर आपको बोलूं कि पंखे हैं, 1 डजन बनानास हैं, 1 डजन एप्पल हैं, 1 डजन ऑरेंजेस हैं, 1 डजन बॉटल्स हैं, कुछ भी इन चीजों से फर्क पड़ रहा है कि हम आगे नाम क्या ले रहे हैं, आर्टिकल क्या है। सारा का सारा डजन का मतलब तो 12 हम बोल रहे हैं ना, 12 आर्टिकल्स। इसी तरह से केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। इन छोटे पार्टिकल्स को हम लोग गिनने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं मोल। जैसे 1 डजन का मतलब होता है 12 आर्टिकल्स, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। ये छोटा नंबर नहीं, ये बहुत 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 बड़ा नंबर है। इस नंबर के बड़े होने का अंदाजा लगाओ। अगर मैं कहती हूं कि 1 मोल स्ट्रॉबेरी ले आओ, तो तुम कितनी स्ट्रॉबेरी लाओगे? और उसको ऐसे लगा दो यहाँ पे, चलो 1 डजन लेके आओ, पहले 1 डजन स्ट्रॉबेरी लेके आओ, तो इतनी सी जगह घेरेंगे हम, 1 स्ट्रॉबेरीज को रख देंगे ना, 12 स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे रखी जाएंगी। अगर 1 मोल स्ट्रॉबेरी में लाने के लिए बोलती हूँ और बोलती हूँ कि आप लोग एक के बाद एक स्ट्रॉबेरी अरेंज करते चले जाओ, और कहां तक पहुंच जाओगे? बेटा ये इतनी स्ट्रॉबेरीज होंगी कि हमारी अर्थ को पूरी तरह कवर कर देंगी 3 बार। इतना ह्यूज नंबर है ये, इतना ह्यूज नंबर, और हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आयंस की, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की। अब देखो, हम दर्जन में घर तो नहीं खरीदते ना, कितने बड़े, मैं कह रही हूँ 1 दर्जन बिल्डिंग लेनी है मुझे, नहीं ना। हम दर्जन किसके लिए यूज करते हैं? छोटी चीजों के लिए यूज करते हैं, जो इतनी भी छोटी ना हो कि गिनी ना जाए। अब चावल के लिए तो 1 दर्जन नहीं बोलूंगी मैं, इसीलिए ये अच्छा, इनके अब पार्टिकल्स के छोटे होने का अंदाजा लगाओ कि कितने छोटे हैं। मोल का तो पता चल गया। मैं कहती हूँ 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन को अगर हम तोलने जाएंगे तो उसका मास पता है कितना होगा? 1 मोल हाइड्रोजन इज इक्वल टू H2 है ना, तो 2 ग्राम ऑफ H2, सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेंगे तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। तो सोचो कितना छोटा पार्टिकल है एटम का। तो अब करें कैसे? गिन तो सकते नहीं इतने पार्टिकल्स को। इनका तरीका है बहुत सिंपल, जितना जिसका मोलर मास होगा उतने ही ग्राम में वो 1 मोल होगा। मतलब अभी बताती हूँ। मोलर मास, देखो मोलिकुलर मास मैंने यूनिट बोला था ना अभी, U। मोलर मास 1 मोल का मास, मोलिकुलर मास 1 मोलिक्यूल का मास, 1 मोल। जितना जिसका, जैसे मैंने क्या कहा था H2, कितना बोला मैंने? 2 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ, मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। जितना जिसका मोलर मास होगा। तो अब अगर मुझे ऑक्सीजन लेना है 1 मोल, तो कितना लूं? O2 अगर मैं कहती हूँ, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 16, मोलिकुलर मास 16 है, तो मोलर मास हो जाएगा 16 ग्राम, उतने ग्राम में। ठीक है, तो O2 का 16 है, O का 16 है, तो O2 का कितना हो गया? 32। तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 6.022 पार्टिकल्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के। अगर वाटर की बात करें तो चलो H2O, कितना मोलिकुलर मास है? 2 हाइड्रोजन, 16 ऑक्सीजन, 18। तो क्या हो जाएगा? 18 ग्राम ऑफ H2। अगर मैं पानी 18 ग्राम ले आऊं तो उसमें इतने पार्टिकल्स वाटर के होंगे। बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है। जितना जिसका मोलिकुलर मास है उतने ही ग्राम में वो 1 मोल होगा। और 1 मोल का मोलिकुलर मास, मोलर मास अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वाटर का मोलिकुलर मास और मोलर मास में क्या अंतर होगा? वाटर का मोलिकुलर मास होगा 18 U और मोलर मास होगा 18 ग्राम। ये अंतर है। ठीक है, अब लेकिन हमेशा हमें जो मास होगा, हमें थोड़ी हमेशा ऑक्सीजन 32 ग्राम दी जाएगी। हो सकता है हमारे को 5 किलो, 10 किलो, 5 क्विंटल ऑक्सीजन दे रखी हो, तब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है N stands for number of moles. Number of moles is given mass upon molar mass.
गिवन मास का क्या मतलब होता है, कितना हमें गिवन है। से फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं कि 500 ग्राम ऑक्सीजन में कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास इज 500 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई मोलर मास, किसकी बात कर रहे हैं, O2 की। मोलर मास कितना हो जाएगा 32, ये जितना भी होगा वो उतने मोल्स आ जाएंगे। अगर मैं कहती हूं HNO3, चलो कितना दे दिया, से फॉर एग्जांपल 400 ग्राम दे दिया, 400 ग्राम में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, तो गिवन मास हो गया आपको कितना 400। HNO3 का मोलर मास कितना होगा, 1 हाइड्रोजन 14 नाइट्रोजन और 48 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, दैट इज 63। तो 400 डिवाइडेड बाई 63 हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इन 400 ग्राम ऑफ HNO3। ठीक है, क्लियर हुआ। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने दे दे कि चलो 50 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करो, यूनिटरी मेथड देखो, एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 5 मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5। 15 मोल में कितने होंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको हम लोग एवोगैड्रो, अच्छा एक और बात बताते हैं, इसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। एन नोट से भी डिनोट करते हैं और बहुत बार एन ए से भी डिनोट किया हुआ मिलेगा। इसका मतलब आप ही समझ जाओ ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये दोनों ही सही है। अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि चलो भाई 64 ग्राम ऑक्सीजन में कैलकुलेट करो कितने पार्टिकल्स हैं, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो पार्टिकल्स पता चल जाएंगे। कैसे, पार्टिकल्स इज इक्वल टू n इंटू एन नॉट। n कैसे कैलकुलेट होता है, n होता है गिवन मास, स्मॉल m से गिवन मास को बोलते हैं, मोलर मास होता है कैपिटल M से इंटू एन नॉट। हम किसकी बात कर रहे थे, O2 मैंने कितना कहा 64 ग्राम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम क्या पुट करेंगे 60 कितना गिवन मास, अच्छा ठीक है 64 और मोलर मास O2 का हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। कहने का मतलब है ये जो फॉर्मूला है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी फॉर्मूला से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा, या तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए होंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, या आपको कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। अगर नंबर ऑफ मोल दे दिया तो डायरेक्ट एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मास दे रखा है तो गिवन मास अपन मोलर मास से मोल निकाल लो, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखना आप लोग, बाकी मैं डिस्कस तो करूंगी ही आप लोगों के साथ चीजें। कोई डाउट होते तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे पास डाल दिया करना, और डिटेल्ड वीडियोस सारी की सारी अवेलेबल है टॉपिक वाइज, उनको भी देख लीजिए, लेकिन ये रिवीजन के लिए बेस्ट और परफेक्ट वीडियो होगी आप लोगों को। इसके साथ ही मैं इस वाले वीडियो को भी कंक्लूड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपकी बनाऊंगी चैप्टर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तब तक के लिए आप लोग स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए और बहुत सारे मार्क्स लेके आइए। गुड बाय।